चलिए दोस्तों, आपको इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग लेसन 8 12th क्लास का चल रहा था, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज हम लोग उसी को आगे करते हैं। तो यह पार्ट 7 होगा, यह पार्ट 7 चलेगा। आज हम लोग इसमें जीवाणु देख लिए थे, विषाणु चल रहा था। कुछ लोग पहले भी देख चुके थे, कुछ लोग आगे देखते हैं। तो आज का सबसे पहला है, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। कौन लोग बोलते हैं? हेपेटाइटिस। हम लोग आज हेपेटाइटिस से देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दें। चलिए आज देखते हैं। इसका सबसे पहला रोग हो जाएगा हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस आपसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा। आपसे सब्जेक्टिव भी पूछता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि बताओ हेपेटाइटिस किससे होता है? जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है? तो यह विषाणु से होने वाला रोग। किससे होने वाला रोग है? यह वायरस से होने वाला रोग है, जिसको क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। तो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है कि हेपेटाइटिस जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है? तो हेपेटाइटिस किससे होगा? विषाणु से होगा, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। अब कौन, जैसे हम लोग हर बार पढ़ते थे कि विषाणु है तो कौन विषाणु है, तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हेपेटाइटिस है तो यह किस विषाणु से फैलेगा। तो हेपेटाइटिस एक प्रकार के नहीं होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, एफ, जी तक होता है। हेपेटाइटिस जी तक होता है, ए से लेकर कहाँ तक होता है? जी तक। पूछेंगे कि कौन वायरस के द्वारा फैलता है, तो यह स्ट्रेन द्वारा फैलता है। अगर हेपेटाइटिस ए है तो ए स्ट्रेन के द्वारा भी फैलेगा। अगर हेपेटाइटिस बी है तो बी स्ट्रेन के द्वारा फैलेगा। हेपेटाइटिस सी है तो सी स्ट्रेन के द्वारा फैलता है। तो हम लोग उतना नहीं देखते हैं, मुख्य जो काम के बात है वो देखते हैं सिर्फ। तो हेपेटाइटिस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं जो हम लोग को पढ़ना है? हेपेटाइटिस 2 प्रकार के होता है। सबसे पहला को बोलते हैं हेपेटाइटिस ए और दूसरा को बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। आगे हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, 12th क्लास में बस 2 पढ़ना है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। पहले देख लेते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि किससे फैलता है। तो वायरस से फैलने वाला रोग है। कौन वायरस से फैलेगा? तो इसमें स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन ए, स्ट्रेन बी, स्ट्रेन बी। अगर हेपेटाइटिस ए हुआ है तो इसका कौन कारण है? स्ट्रेन ए के कारण हेपेटाइटिस ए होता है, स्ट्रेन बी के कारण हेपेटाइटिस बी होता है। तो हम लोग को सिर्फ पढ़ना है 2 गो। सबसे पहला को बोलते हैं हेपेटाइटिस ए और दूसरा को बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा फैलता है? तो अगर आप दूषित भोजन या दूषित जल का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? दूषित भोजन या दूषित जल का उपयोग करते हैं तो हेपेटाइटिस कौन फैलेगा? हेपेटाइटिस ए फैलता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव आपसे 1 नंबर से पूछ सकता है कि बताओ हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन में रहेगा दूषित भोजन या दूषित जल के द्वारा हेपेटाइटिस ए फैलता है। फिर पूछा कि बताओ हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है? तो हेपेटाइटिस बी रुधिर या लार के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा फैलेगा? खून यानी कि रुधिर या लार के द्वारा हेपेटाइटिस बी फैलता है। हेपेटाइटिस ए दूषित जल तथा दूषित भोजन के द्वारा हेपेटाइटिस ए फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी खून या लार के द्वारा। अगर मान लो किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है और उससे कोई व्यक्ति खून ले ले तो उसमें भी हेपेटाइटिस बी का लक्षण आ जाएगा। अगर मान लो किसी को हेपेटाइटिस है और उसका सलाइवा यानी कि लार तुम्हारे अंदर चल गया तो वह तुम भी हेपेटाइटिस बी के शिकार हो सकते हो। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद रखना, पहला कि किससे फैलता है तो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। दूसरा हेपेटाइटिस ए किससे फैलेगा? तो दूषित भोजन और दूषित जल से। किससे फैलता है? दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा। फिर पूछा कि हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है? तो हेपेटाइटिस बी रुधिर या लार के द्वारा फैलता है। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव आपको बनता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हेपेटाइटिस के लक्षण। अगला देखते हैं हेपेटाइटिस का लक्षण। तो इस रोग से ग्रसित रोगी का लीवर यानी कि यकृत क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। आपसे पूछा है कि बताओ
हेपेटाइटिस के लक्षण लिखें, क्वेश्चन पूछते रहता है। तो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा कि इस रोग से ग्रसित रोगी का लीवर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दूसरा, आंख का रंग कैसा हो जाता है, पहले में क्या था, लीवर कैसा हो जाएगा, तो लीवर बड़ा हो जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि दूसरा लक्षण में क्या हो जाएगा, आंख तथा त्वचा का रंग कैसा हो जाना, पीला हो जाना। देखिए यहाँ पर पीला आपको दिख रहा होगा, आंख या त्वचा का रंग कैसा होना, पीला होना, यह किसका लक्षण है, तो हेपेटाइटिस का लक्षण है। आगे तीसरा, बुखार आना, यह किसका लक्षण है, हेपेटाइटिस का लक्षण है। और चौथा देखते हैं, मूत्र का रंग कैसा हो जाना, पीला हो जाना, यह हेपेटाइटिस का लक्षण है। फिर से इसका लक्षण एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण लीवर बड़ा हो जाना, यकृत बड़ा हो जाना। दूसरा लक्षण त्वचा या आंख का रंग पीला हो जाना। तीसरा लक्षण बुखार का आना और चौथा रंग मूत्र का रंग पीला हो जाना, यह हेपेटाइटिस का लक्षण था। अब हेपेटाइटिस पर नियंत्रण कैसे पाएंगे, हेपेटाइटिस का रोकथाम क्या होगा, तो हेपेटाइटिस का रोकथाम देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो उसको ईख या मूली का रस उपयोग में लेना चाहिए। किसका रस लेना चाहिए, ईख या मूली का रस उपयोग में लेना चाहिए। दूसरा देखते हैं, भोजन करने से पहले हाथ को साबुन से धोना चाहिए, क्योंकि यह दूषित जल अदूषित भोजन के कारण से फैलता है, इसीलिए हम लोग भोजन करते समय हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए भोजन करने से पहले। तीसरा देखते हैं, रुधिर दान करने से पहले रुधिर का जांच करवा लेना चाहिए। मान लीजिए किसी को खून चाहिए, किसी को खून देना है, हम खून देने वाले हैं, तो सबसे पहले हमको यह होना चाहिए कि हम अपना ब्लड चेक करवा लें कि उसमें किसी भी प्रकार के रोग हैं कि नहीं। मान लीजिए कि अगर हमको हेपेटाइटिस बी है, अगर हम उसको खून दे दिए तो वो बेचारा हेपेटाइटिस के रोगी बन जाता है। तो इसीलिए रुधिर दान करते समय रुधिर का जांच करवाना चाहिए। आगे देखते हैं, तीसरा, सुई लेने के बाद दोबारा उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्या कि यह फैलने का कारण क्या है, खून। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है और वह व्यक्ति कोई सुई ले और वही सुई अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति भी हेपेटाइटिस बी के शिकार हो सकता है। तीसरा, एक और आप बढ़ा सकते थे, चौथा, पांचवा, कहने का मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई सैलून में दाढ़ी बाल कुछ बनवाने जाए और किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है और उसको बाल दाढ़ी बनाते समय ब्लेड से कहीं कट जाए और वही ब्लेड का उपयोग स्वस्थ व्यक्ति में कर दिया जाए तो वह व्यक्ति भी हेपेटाइटिस बी का शिकार हो सकता है। तो हम लोग हेपेटाइटिस फिर से एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहला था हेपेटाइटिस किससे होता है, जीवाणु से कि विषाणु से। तो यह विषाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्ट्रेन कहते हैं। नीचे लगा देते हैं, नीचे किसे क्या बोलते हैं, इसे स्ट्रेन कहा जाता है। पूछा कि हेपेटाइटिस ए किस स्ट्रेन से होता है, तो हेपेटाइटिस ए स्ट्रेन से होता है। हेपेटाइटिस बी किससे होगा, तो हेपेटाइटिस बी स्ट्रेन से होता है। पूछा कि हेपेटाइटिस कितने, हेपेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं ज्यादा, लेकिन हम लोग पढ़ना है कितना, दो। सबसे पहला हेपेटाइटिस बी और दूसरा हेपेटाइटिस ए और दूसरा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है, तो दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा, दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा। हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है, तो रक्त या लार के द्वारा हेपेटाइटिस बी फैलता है। अब हम लोग इसका लक्षण देखते हैं। सबसे पहला लक्षण था लीवर का बड़ा हो जाना। लीवर का साइज जितना रहता है 1.5 किलो का, उससे बड़ा हो गया तो किसका लक्षण है, हेपेटाइटिस का लक्षण है। यानी कि क्या हो जाना, यकृत बड़ा हो जाना। दूसरा देखते हैं, आंख या त्वचा का रंग कैसा होना, पीला हो जाना। किसका लक्षण है, हेपेटाइटिस का लक्षण है। बुखार का आना और मूत्र का रंग पीला हो जाना, यह हेपेटाइटिस का लक्षण होता है। अब इसका नियंत्रण देख लेते हैं कि इसको रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला चीज, अगर किसी को है तो उसको ईख या मूली का रस सेवन में लेना चाहिए, तो उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा देखते हैं, भोजन करने से पहले हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए। तीसरा देखते हैं, रुधिर किसी को दान देते समय रुधिर का जांच करवाना चाहिए। अगला देखते हैं, सुई लेने के बाद उसे दोबारा उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तो यह आपका हेपेटाइटिस था जो आज समाप्त हो गया है। अगला रोग हम लोग देखते हैं।
अगला रोग है जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा। हेपेटाइटिस के बाद कौन आएगा? इन्फ्लुएंजा। तो यह सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनता है आपसे कि यह किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से कि विषाणु से? तो यह विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसको आप हमेशा याद कर लेना। आगे देखते हैं ईस्ट रोग। अगला कुछ है तो ईस्ट रोग में, इस रोग को फ्लू, इस रोग को फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। पूछा कि बताओ इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लू के नाम से इसे जाना जाता है। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फ्लू का वर्णन करें। फ्लू मतलब क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या हो जाएगा? फ्लू। तो इसे कौन नाम से जाना जाता है? इसे फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के कारक यानी कि यह अगर विषाणु से होता है, कौन विषाणु से होता है? तो यह किससे होगा? मिक्सो वायरस से फैलने वाला रोग होता है। ये भी याद रखना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव बनता है? 3 ऑब्जेक्टिव बनता है। यह पहले किससे होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग है। दूसरा, इसका नाम क्या है? तो इसे फ्लू के नाम से जाना जाता है। और तीसरा, यह कौन, इसका कारक कौन है? तो कौन हो जाएगा? मिक्सो वायरस। कौन हो जाएगा? मिक्सो वायरस। आगे देखते हैं इस प्रकार के, देखिए अगर कोई व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा है, अगर वह व्यक्ति कहीं खांस दे या वह व्यक्ति कहीं छींक दे या थूक दे तो उससे भी स्वस्थ व्यक्ति में यह फैल जाता है। इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है? तो अगर कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है और वह व्यक्ति कहीं खांस दे, छींक दे और स्वस्थ व्यक्ति उसका ड्रॉपलेट उसके मुंह में चला जाए तो वह व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो जाएगा। कौन रोग से? तो इन्फ्लुएंजा से प्रभावित हो जाता है। पूछा कि बताओ इससे क्या प्रभावित होता है? तो सबसे ज्यादा इससे क्या प्रभावित होगा? फेफड़ा प्रभावित होता है। इससे कौन प्रभावित होता है? इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह फेफड़ा प्रभावित होता है। तो यह आपका चौथा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। पहले यह किससे फैलेगा? तो विषाणु से फैलने वाला रोग है। दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे फ्लू कहा जाता है। अगर यह कोई विषाणु से फैलता है तो कौन विषाणु से फैलता है? तो मिक्सो वायरस से फैलने वाला रोग है। यह कैसे फैलता है? तो संक्रमित व्यक्ति को छींकने से, खांसने से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। यह कौन अंग को प्रभावित करता है? यह फेफड़े को प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं इसका लक्षण। देखते हैं इसका लक्षण। इस बीमारी से प्रभावित होने पर, इस बीमारी से अगर मान लीजिए इसका लक्षण पूछे कि कोई रोगी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको यही सब लक्षण पूछ के आपको बताता है कि कौन रोग है। अगर कहीं गए, डॉक्टर पूछा क्या होता है तो लगातार छींक आता है। फिर पूछेगा तो बताएंगे कि नाक से पानी आता है। दूसरा, हल्का फुल्का सिर दर्द भी होता है। चौथा पूछेगा तो कभी कभी इसमें पूछा कि 101 से लेके 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है। अगला, सिर में दर्द होता है तो डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू हुआ हो, फ्लू है। सबसे पहला रोग देखते हैं। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति लगातार छींकते रहता है यानी कि उसको छींक आता है। दूसरा, नाक से पानी आना। तीसरा, सिर दर्द होना। चौथा, बुखार 101 से 104 डिग्री आना। अगला देखते हैं, शरीर में दर्द होना। यह किसका लक्षण था? तो फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा का लक्षण था। पूछेगा कि इसका नियंत्रण यानी कि इसको रोकथाम कैसे, क्या करें कि इससे बचे रहें। तो सबसे पहला चीज, यह रोग कैसे फैलता है? तो छींकने से, थूकने से, खांसने से, किसी के साथ वह संक्रमित व्यक्ति से बात करने से यह रोग फैलता है। तो सबसे पहला नियंत्रण में क्या हो जाएगा कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति है तो स्वस्थ व्यक्ति को उससे अलग रहना चाहिए। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंजा है उसके साथ बात कर रहे हैं तो वह छींक दे तो उसका ड्रॉपलेट आपके मुंह में आ जाएगा और आप इन्फ्लुएंजा के शिकार हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन है कि उसे नियंत्रण कैसे करें? तो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। दूसरा देखते हैं,
बच्चे को ठंड से बचाना चाहिए, क्या कि थाइमस ग्रंथि बच्चा में छोटा होता है और वह जल्दी बीमार हो सकता है। तो दूसरा, बच्चे को ठंडे से बचाना चाहिए। तीसरा देखते हैं, बीमार व्यक्ति से बात करते समय मुंह और नाक पर कपड़ा रख लेना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है, आप उससे बात करते हैं तो आप अपने मुंह या नाक को कपड़े से क्या कर लें, ढक लेना चाहिए, या कपड़ा मुंह या नाक पे कपड़ा रख लेना चाहिए। आगे देखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो यह इन्फ्लुएंजा का लक्षण था। फिर से देखते हैं, पहला लक्षण नियंत्रण था। पहला देखते हैं कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो उससे क्या रहिए, अलग रहिए। दूसरा, बच्चे को ठंड से बचाना चाहिए। तीसरा, बीमार व्यक्ति से बात करते समय मुंह और नाक पर कपड़ा रख लेना चाहिए या ढक लेना चाहिए। तीसरा, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा हो गया है, और आगे देखते हैं अगला रोग। अगला रोग है जिसे हम लोग एड्स बोलते हैं। अगला रोग को क्या बोलेंगे, एड्स बोलते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, यह लगभग आते रहता है। तो इसको हम लोग देखते हैं एड्स क्या है। तो आपसे पूछेगा कि एड्स के पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो एड्स के पूरा नाम क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड, ए से क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड, आई से क्या हो जाएगा, यूमिनो, आई से क्या हो जाएगा, यूमिनो, और डी से क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी, और ए से क्या हो जाएगा, सिंड्रोम। फिर से देखते हैं एड्स का पूरा नाम। ए से क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड, ए से क्या होगा, एक्वायर्ड, आई से क्या हो जाएगा, यूमिनो, डी से क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी, और एस से क्या हो जाएगा, सिंड्रोम। देखते हैं, पहला तो एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इससे पूरा फुल फॉर्म पूछिए। दूसरा देखते हैं कि यह विषाणु द्वारा होता है। यह अगला देखते हैं कि यह जीवाणु से होगा कि विषाणु से होता है। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन रोग जीवाणु से है, कौन रोग विषाणु से है, यह 1 नंबर में हमेशा आता है। तो इसके ख्याल रखेंगे कि एड्स क्या किससे फैलने वाला है, विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है, लेकिन कौन विषाणु से फैलता है, तो यह HIV किससे फैलने वाला है, यह HIV से फैलने वाला रोग है। किससे फैलने वाला रोग है, HIV। पूछा कि HIV का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो ह्यूमन, ह्यू हो जाएगा यहाँ, ह्यूमन, H से क्या हो गया, ह्यूमन, और I से क्या हो जाएगा, यूमिनो डेफिशिएंसी। ये पूरा यहाँ वाला देख लेंगे, क्या हो जाएगा, I से यूमिनो डेफिशिएंसी, और V से क्या हो जाएगा, वायरस। यानी कि आपको खाली इसमें क्या एक्स्ट्रा याद रखना है, ह्यूमन याद रखना है, बाकी कौन वाला हो जाएगा, तो एड्स वाला हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहला एड्स। एड्स के पूरा नाम तो हो जाएगा, तो ए से एक्वायर्ड, आई से यूमिनो, डी से डेफिशिएंसी, और एस से सिंड्रोम। यह किससे फैलने वाला रोग है, तो यह विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। कौन विषाणु, तो HIV। विषाणु का क्या नाम है, HIV। HIV का पूरा नाम ह्यूमन, ह्यूमन, आई से हो जाएगा यूमिनो डेफिशिएंसी, और भी से हो जाएगा वायरस। अब देखते हैं कि इस रोग, देखिए अगर मान लीजिए आपको हो सकता है कि कोरोना की दवाई मिल जाए, लेकिन एड्स की दवाई नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इससे इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके अंदर रोग से लड़ने वाला प्रतिरोधन क्षमता है वही नष्ट हो जाता है। अगर किसी भी इंसान की प्रतिरोधन क्षमता नष्ट हो जाए और उसको कोई बीमारी हो जाए तो उसका बचना असंभव हो जाता है, यानी कि मर जाता है। तो कहने का मतलब कि इस रोग में शरीर के प्रतिरोधन क्षमता क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और पूछा कि इसमें कौन सा, तो टी लिम्फोसाइट ज्यादा प्रभावित होता है। कौन सा, टी लिम्फोसाइट। तो पहला ऑब्जेक्टिव कि आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, या जीवाणु की विषाणु, तो दूसरा हो जाएगा विषाणु द्वारा। कौन विषाणु, तीसरा हो जाएगा तो वायरस द्वारा हो जाएगा। इससे क्या प्रभावित होता है ज्यादा, तो टी लिम्फोसाइट यानी कि कुछ हो जाएगा प्रतिरक्षण तंत्र ज्यादा प्रभावित होता है। अगला देखते हैं कि यह फैलता है कैसे। पूछ सकता है क्वेश्चन को, बताओ एड्स का संचार कैसे होता है, एड्स कैसे फैलता है। तो सबसे पहला हो जाएगा संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध के द्वारा एड्स फैल सकता है। दूसरा,
संक्रमित व्यक्ति से रक्त या अंग प्रत्यारोपण के समय अगर किसी को एड्स है, आप अगर उससे रक्त ले लिए या कोई भी अंग उसका आप अपने शरीर में ले लिए तो इससे आपको एड्स हो सकता है। याद रखना, पहला शारीरिक संबंध द्वारा, दूसरा रक्त या अंग के प्रत्यारोपण द्वारा, तीसरा संक्रमित सुई, यानी कि कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति को एड्स है वह व्यक्ति इंजेक्शन ले और वही इंजेक्शन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाए तो उससे वह क्या हो सकता है, एड्स से संक्रमित हो सकता है। दूसरा अगला देखते हैं, चौथा, अगर कोई भी शिशु, कोई भी माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है और माँ अगर एड्स से ग्रसित है तो उसका बच्चा भी एड्स से ग्रसित हो सकता है। इसमें आप एगो जोड़ सकते हैं कि सैलून में दाढ़ी या बाल बनाते समय ब्लेड के उपयोग से। फिर से एक बार देखते हैं यह फैलता है कैसे, तो यह शारीरिक संबंध द्वारा फैलता है। दूसरा संक्रमित व्यक्ति से रक्त या अंग प्रत्यारोपण के समय, यह एक व्यक्ति से मान लिया जाए कि किसी को एड्स है, आप उससे किडनी ले लें तो आप में भी हो सकता है, या आप उससे खून ले लिए, रक्त ले लिए तो आप में फैल सकता है। दूसरा संक्रमित सुई के द्वारा फैल सकता है। दूसरा अगर लेते हैं स्तनपान द्वारा संक्रमित माँ से बच्चे में फैल सकता है। इसका लक्षण देखते हैं, सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, लसिका ग्रंथि का फूल जाना। पूछा है बताओ एड्स के लक्षण क्या है, तो सबसे पहला लक्षण है जो लसिका ग्रंथि होता है वह क्या हो जाता है, फूल जाता है। दूसरा देखते हैं कि बार बार पेट खराब होना, किसका लक्षण है, एड्स का लक्षण है। तीसरा देखते हैं भूख कम लगना, और भूख कम लगेगा तो वजन घट जाएगा, यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा, भूख कम लगना। और चौथा क्या हो जाएगा, शरीर का वजन कम जाना, यह किसका लक्षण है, एड्स का लक्षण है। बात करने में कष्ट होना। अगला देखते हैं, छठा देखते हैं पैर एवं हाथ पे चकत्ते आना, यह किसका लक्षण है, एड्स का लक्षण है। फिर से देखते हैं लसिका ग्रंथि का फूल जाना। दूसरा बार बार पेट खराब होना। तीसरा भूख का कम लगना, और भूख जब कम लगेगा तो शरीर के वजन कम जाना। और आगे देखते हैं बात करने में कष्ट होना और पैर एवं हाथ पर चकत्ते आना, यह किसका लक्षण है, एड्स का लक्षण है। इसका रोकथाम देखें, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, रुधिर देने से पहले रुधिर का जांच करवा लें। अगर यह रुधिर के द्वारा फैलता है तो अगर किसी को रक्त चाहिए तो जिससे आप रक्त लेते हैं उससे रक्त का जांच जरूर करवा लें, नहीं तो आप में अगर उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी, अगर हेपेटाइटिस बी हो या एड्स हो तो आप में आ जाएगा। तो हम यहाँ एड्स पर हैं, तो सबसे पहला रोकथाम क्या हो जाएगा, रुधिर देने से पहले रुधिर का क्या करवा लें, जांच अवश्य करवा लें। दूसरा केवल एक बार प्रयोग में आने वाले सुई का ही प्रयोग करें। अगर कोई भी ऐसा सुई है कि आप किसी व्यक्ति को दे दिए और वही सुई द्वारा दूसरा व्यक्ति को दे रहे हैं तो जिससे एड्स हो सकता है, यानी केवल वही सुई का उपयोग करें जो एक बार उपयोग में आता है। इसे देखते हैं दूसरे व्यक्ति द्वारा रेजर या ब्लेड का उपयोग ना करें। अगर कोई व्यक्ति रेजर या ब्लेड का उपयोग करता है तो उस व्यक्ति का रेजर या ब्लेड का उपयोग आप नहीं करें, यानी कि एक ब्लेड और एक रेजर का उपयोग केवल एक व्यक्ति ही करे, तो आप एड्स से बच सकते हैं। दूसरा वीर्य दाता के समय रुधिर का परीक्षण अवश्य करें। आप किसी को स्पर्म या रक्त दान करते हैं तो उससे आप देने से पहले आप उसका रक्त का परीक्षण अवश्य कर ले, नहीं तो आप एड्स से ग्रसित हो सकते हैं। अगला देखते हैं कि इसके जांच को क्या कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताओ एड्स के जांच को क्या कहा जाता है, तो एड्स के जांच को सीरम कहा जाता है। एड्स के जांच को क्या बोलते हैं, सीरम कहा जाता है। और इसके लिए जो किट का उपयोग होता है उस किट को क्या बोलते हैं, एलिसा। उस किट को क्या बोलते हैं, एलिसा बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कोई एड्स से ग्रसित है, आपसे यह ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि उस व्यक्ति को
पूछेगा कि अगर कोई रोगी कोई एड्स से ग्रसित है तो उसे कौन सा दवाई देना चाहिए, तो उसको कौन सा दवाई देना चाहिए, एजिडोथाइमिडीन। क्या देना चाहिए, एजिडोथाइमिडीन दवा का उपयोग करना चाहिए। चलते हैं अगला रोग देखते हैं। चलिए अगला रोग देखते हैं, जिसे डेंगू बोला जाता है, डेंगू बुखार। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि डेंगू जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है। तो डेंगू किससे होने वाला रोग है, यह विषाणु से होने वाला रोग, यानी कि यह विषाणु जनित रोग है, यह विषाणु के द्वारा फैलता है। और अगला देखते हैं कि पूछेगा बताओ डेंगू किससे होता है। अगर विषाणु पूछे कि कौन विषाणु से होता है, तो यह स्ट्रेन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यह स्ट्रेन के द्वारा होता है। स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4 के कारण क्या होता है, डेंगू फैलता है। पूछेंगे बताओ डेंगू क्या कौन सा मच्छर के काटने से होता है। तो याद रखना डेंगू एंडीज मच्छर काटने से फैलता है। कौन मच्छर काटने से, एंडीज मच्छर काटने से। यह मच्छर कौन होना चाहिए, तो मादा। एंडीज मच्छर आपसे पहला ऑब्जेक्टिव ये किससे फैलता है, तो यह जीवाणु से फैलने, यह विषाणु से फैलने वाला रोग है। इसको कौन कारक होता है, तो स्ट्रेन। स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, तो DE1 से लेकर DEN4 तक होता है। बताओ यह बीमारी कौन सा मच्छर काटने से, तो एंडीज मच्छर काटने से फैलता है। चलिए देखते हैं इसका लक्षण। तो सबसे पहला लक्षण हो जाएगा कि तेज बुखार आना। डेंगू का सबसे पहला लक्षण क्या हो जाएगा, तेज बुखार आना। दूसरा लक्षण सिर में दर्द होना। देखो सिर दर्द कॉमन है, हर बीमारी में अगर लिख दिया जाए तो नहीं कर सकता है, सही हो जाता है, यानी कि सिर दर्द कॉमन बीमारी है, आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहला रोगी को कहा आना, तेज बुखार आना। दूसरा लक्षण सिर दर्द होना। तीसरा लक्षण शरीर पर चकत्ता आना। और चौथा लक्षण जोड़ों में दर्द होना। और पांचवा लक्षण पेट में दर्द होना। यह किसका लक्षण है, तो यह हो जाएगा डेंगू का लक्षण है। सबसे पहला देखते हैं तेज बुखार आना, सिर में दर्द होना, शरीर पर चकत्ता आना, और दूसरा जोड़ों में दर्द होना, और पांचवा हो जाएगा पेट में दर्द होना। यह किसका लक्षण है, तो यह डेंगू का लक्षण है। देखते हैं इसका नियंत्रण। तो सबसे पहला नियंत्रण इसका हो जाएगा, सबसे पहला नियंत्रण हो जाएगा आसपास गंदगी फैलने से रोकना चाहिए। अगर यह रोग मच्छर से होता है तो कॉमन सी बात है कि अगर आसपास गंदगी होगा तो मच्छर ज्यादा फैलता है। इसी कारण से रोकथाम में सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे कि आसपास गंदगी फैलने से रोकना चाहिए। दूसरा, मच्छर को पनपने से रोकने के लिए किसका छिड़काव करना चाहिए, तो DDT का छिड़काव करना चाहिए। तीसरा देखते हैं, कूलर में डाले गए पानी को समय समय पर बदल देना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो कूलर हो या AC हो, कहीं भी अगर आप पानी डालते हैं तो उसको समय समय पर क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर किसी रोगी है तो उसको कौन सा दवाई देना चाहिए, पैरासीटामोल दवाई का उपयोग उसको करना चाहिए। फिर से देखते हैं, समय समय पर भी आसपास गंदगी फैलने से क्या करना चाहिए, तो रोकना चाहिए, यानी कि फैलने नहीं देना चाहिए। दूसरा देखते हैं, मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए DDT का छिड़काव करना चाहिए। तीसरा देखते हैं, कूलर में डाले गए पानी को समय समय पर बदल देना चाहिए। और चौथा देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू है तो उसे पैरासीटामोल दवाई देना चाहिए। अगर इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं कि खिड़की या दरवाजे पर जाला देना चाहिए या जाली लगाना चाहिए। हम लोग देखते हैं अगला रोग।
चलिए अगला रोग है मलेरिया। अगला रोग क्या है? मलेरिया। तो यह किससे होने वाला रोग है? यह न जीवाणु से होगा, न विषाणु से होगा, यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो सबसे पहला 1 नंबर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा यहाँ कि यह किससे फैलने वाला रोग है? तो यह प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। पूछेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है। पहले देखिए मलेरिया, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कौन प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा यह रोग फैलता है। इसकी कितनी जाति होती है? इसकी 4 जाति होती है। सबसे पहला को क्या बोलते हैं? देखिए सबसे पहला को बोला जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और सबसे पहला को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके द्वारा जो बुखार लगेगा, यह प्लाज्मोडियम के द्वारा जो रोग या जो बुखार लगता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसे बिनाई टर्सियन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? बिनाई टर्सियन। तो आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछ सकता है कि बताओ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा जो बुखार होता है उस बुखार को क्या कहा जाता है? तो वाइन्स, क्या बोलेंगे? बिनाइंस, बिनाइन टर्सियन ज्वार कहा जाता है। जो कितने घंटों के बाद आता है? तो 48 से 48 घंटे के बाद आपको दोबारा रिपीट होते रहता है, यानी कि दोबारा आते रहता है। तो यह किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। इससे होने वाले बुखार को क्या बोला जाता है? तो बिनाइन टर्सियन बोला जाता है। यह कितने घंटों के बाद दोबारा रिपीट होगा? तो यह 48 घंटों के बाद दोबारा रिपीट होते रहता है। दूसरा नंबर वाले को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। दूसरा नंबर की क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इसके द्वारा जो बुखार होता है वो सबसे पहले कितना घंटा के बाद? तो इसके द्वारा जो बुखार होता है वह 72 घंटा के बाद दोबारा रिपीट होता है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको क्वार्टन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वार्टन। वार्टन, इसको क्वार्टन के नाम से जाना जाता है। पूछा है क्वार्टन किस प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा होता है। यह कितने घंटे के बाद रिपीट होता है? तो यह 72 घंटों के बाद दोबारा आता है। तीसरा देखते हैं प्लाज्मोडियम। तीसरा क्या है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम। तीसरा क्या है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम। तो इसके द्वारा होने वाले बुखार को क्या बोलते हैं? तो इसके द्वारा होने वाले बुखार को टर्सियन बुखार कहा जाता है, यानी टर्सियन ज्वार कहा जाता है। यह कितना, इसका पीरियड कितना दिन का होता है? तो इसका पीरियड 10 दिन का होता है, यानी कि 10 दिन तक आपको दोबारा आते रहेगा। चौथा देखते हैं। चौथा को बोला जाता है प्लाज्मोडियम ओवेले। क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडियम ओवेले। प्लाज्मोडियम ओवेले के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा जो बुखार होगा, बोलेगा कि बताओ इसके द्वारा प्लाज्मोडियम ओवेले के द्वारा जो ज्वार होता है, बुखार होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलेंगे, उसको बोला जाता है माइल्ड। क्या बोला जाता है? माइल्ड टर्सियन। उसको क्या बोला जाता है? तो माइल्ड टर्सियन के नाम से जाना जाता है। यह कितने घंटों के बाद आता है? तो यह 48 घंटों के बाद दोबारा रिपीट होते रहता है। चलिए देखते हैं इसका लक्षण। तो सबसे पहला लक्षण है कपकपी के साथ बुखार आना। यह किसका लक्षण है? मलेरिया का लक्षण है। किसका लक्षण है? मलेरिया का लक्षण है। दूसरा, प्लीहा का आकार बड़ा हो जाना। क्या हो जाना? तो प्लीहा का आकार बड़ा हो जाना, यह किसका लक्षण है? तो यह मलेरिया का लक्षण है। भूख का न लगना, भूख कम लगना, यह किसका लक्षण है? तो ये हो जाएगा आपको मलेरिया का लक्षण है। जोड़ों में दर्द होना, यह किसका लक्षण हो जाएगा? सबसे पहला लक्षण क्या था? भूख का कम लगना, यानी कि भूख का न लगना मलेरिया का लक्षण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कपकपी के साथ बुखार आना, यह भी मलेरिया का लक्षण है। तीसरा देखते हैं प्लीहा का आकार बढ़ जाना, मलेरिया का लक्षण है। और जोड़ों में दर्द होना भी मलेरिया का लक्षण है। आगे देखते हैं इसका नियंत्रण।
चलिए सबसे पहला नियंत्रण देखते हैं कि यह मच्छर के द्वारा फैलता है। पूछा तो मलेरिया कौन मच्छर के द्वारा फैलता है, तो मलेरिया हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। तो सबसे पहला नियंत्रण हो जाएगा कि घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, यानी कि पानी जमने से क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। दूसरा देखते हैं घर के दरवाजे और खिड़की में जाली लगाना चाहिए। तीसरा लक्षण देखते हैं जलाशय में, जो जलाशय है जलाशय में मच्छर को पनपने से रोकने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए, किरोसिन का उपयोग करना चाहिए, यानी कि किरोसिन का छिड़काव करना चाहिए। और चौथा देखते हैं घर के आसपास समय समय पर DDT का छिड़काव करना चाहिए। पहला क्या लक्षण था, घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, घर के आसपास क्या करना, पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। दूसरा लक्षण कि अगर जलाशय कहीं है उसमें मच्छर को पनपने से रोकने के लिए किरोसिन का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा था घर में खिड़की या दरवाजे में लोहे का जाले का उपयोग करना चाहिए। और तीसरा इसमें एक जोड़ सकते हैं कि सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। और अगला था लास्ट था कि DDT का छिड़काव करना चाहिए। यह मलेरिया का क्या था, नियंत्रण था। चलिए अगला देखते हैं दाद। अगला क्या है, दाद। तो बताओ पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि यह किससे फैलने वाला रोग है, तो यह न जीवाणु से फैलता है, न विषाणु से फैलता है, न प्रोटोजोआ से, यह कवक से फैलने वाला रोग है। यह किससे फैलने वाला रोग है, कवक के द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी कि यह संक्रमित रोग होता है। संक्रमित कहने का मतलब कि एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में उसका साथ रहने से या उसका समान उपयोग करने से फैलता है। पहला ऑब्जेक्टिव तो आपको यह हो गया कि यह एक प्रकार की कौन बीमारी है, तो संक्रामक बीमारी है। दूसरा यह किसके कारक कौन होते हैं, तो इसका कारक क्या हो जाएगा, कवक हो जाता है। तीसरा देखते हैं कि अगर यह कवक है तो कौन सा कवक हो जाएगा, यह कवक है तो इसको क्या बोला जाता है, तो ट्राइकोफाइटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइकोफाइटोन बोला जाता है। दूसरा कवक को क्या बोला जाता है, तो माइक्रोस्पोरम बोला जाता है। दूसरा क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरम बोला जाता है। अगला देखते हैं कि यह कौन अंग को प्रभावित करता है, तो यह नाखून एवं त्वचा को प्रभावित करता है। आपके नाखून एवं त्वचा पर चकत्ते उत्पन्न हो जाएंगे। और दूसरा अगला देखते हैं कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा, तो अगर किसी व्यक्ति को दाग है और उसका तौली, कपड़ा या कंघी आप उपयोग करेंगे तो आप में भी यह दाग फैल सकता है। चलिए इसका लक्षण देखते हैं। ये सब तो इसका लक्षण हो जाएगा नाखूनों एवं, इसका सबसे पहला लक्षण देते हैं नाखूनों एवं त्वचा पर चकत्ते आना, इसका लक्षण है। दूसरा लक्षण हो जाएगा तेज खुजली होना, यह दांत का लक्षण है। इसका नियंत्रण देखते हैं तो इसको कैसे रोक सकते हैं, तो यह संक्रमित व्यक्ति एवं उसके द्वारा जो सामान उपयोग किया जाता है उसके संपर्क में आने से बचना चाहिए। और लास्ट दूसरा क्या हो जाएगा, आसपास एवं व्यक्ति को साफ सफाई रखना चाहिए, जिससे इस रोग से आप नियंत्रण पा सकते हैं। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, आगे 1 या 2 क्लास चलेगा, उसके बाद यह लेसन समाप्त हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दें।